नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए महामैराथन क्लास हम आपको करा रहे हैं। तो हिंदी की महामैराथन क्लास हम देखेंगे कल के पेपर के लिए। इससे पहले हम कंप्यूटर का क्लास देख चुके हैं दोपहर 3 बजे वाली टाइमिंग में। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने 150 या 155 प्रश्न जो है वो आपके देखे हैं कंप्यूटर के। ये आपके 3 पेपर है, हिंदी संस्कृत कंप्यूटर, जिसमें उर्दू लिया है, उसका संस्कृत की जगह उर्दू का पेपर है। तो इसमें हम हिंदी का जो है क्लास देख रहे हैं। संस्कृत का हम महामैराथन पहले ही देख चुके हैं और कंप्यूटर का जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार हैं उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये काफी बार पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले अध्यक्ष थे। स्थापना इस पुरस्कार की हुई थी 12 मार्च 1954 में जो है स्थापना हुई थी। और किस उद्देश्य से दिया जाता था, तो भारत की जो प्रमुख भाषाएं उनमें सर्वोत्कृष्ट जो साहित्यिक कृति है उसके लिए जो ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता था। पहला पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, तो 1955 में पहला पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 1962 में जो है वो कोई भी पुरस्कार जो है वो प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष जो है नहीं मिला था। बात करते हैं दूसरे पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो उसमें धनराशि, प्रशस्ति पत्र और उसके साथ साथ वाग देवी जो है उसकी कांस्य प्रतिमा भी जो है वो प्रदान की जाती है। स्थापना जो है वो 22 मई 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है वो की गई थी। इसके अलावा भारतीय जो ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय जो साहित्य है उसके लिए प्रदान किया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो होता है। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं में से सर्वोत्कृष्ट जो रचना है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार यदि बात करें तो 1965 में जो है वो मलयालम लेखक गोविंद शंकर कुरूप को जो है वो प्रदान किया गया था। उनकी जो कृति थी उसका नाम था ओट कुशल, तो इसके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया था। इसके अलावा हिंदी भाषा में यदि बात करें प्रथम प्राप्तकर्ता, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो हिंदी भाषा में थे, क्योंकि ऊपर जो है ये मलयालम लेखक थे और हम हिंदी भाषा में ही आपका जो है वो पूछा जाता है। और कौन थे ये, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी जो कृति थी उसका नाम क्या था, चिदम्बरा। ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें जो है वो पहला प्रदान किया गया था 1968 में। बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला। तो सबसे पहला है भारत भारती। ये जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो है वो सर्वोच्च सम्मान है, भारत भारती। पहला पुरस्कार जो है वो 1982 में जो है वो महादेवी वर्मा जो है उनको जो है वो प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है वो हिंदी दिवस वाले दिन जो है वो प्रदान किया जाता है। और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए ये प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड जो है वो कर दिया है और आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो सभी लोग अवश्य बताइएगा। बात करते हैं चौथे की, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो कन्नड़ लेखक थे, जिनको 1983 में नागराज राव जो है इनको जो है वो प्रदान किया गया था। और प्रथम यदि हिंदी प्राप्तकर्ता की बात करें तो वीरेंद्र कुमार जैन को 1984 में जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो प्रथम प्राप्तकर्ता में आते हैं। अगला पुरस्कार हो जाएगा आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में जो है इसे स्थापित किया गया था। और प्रथम पुरस्कार जो है वो हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए जो है वो प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी थे। अगला और लास्ट पुरस्कार है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में जो है वो स्थापित किया गया था। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है वो 10 वर्षों की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की किसी साहित्यिक कृति के लिए जो है वो दिया जाता है। सबसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए
और बेहतर से बेहतर जो है वो कर सकूं। बात करते हैं आगे अब अपभ्रंश जो है उससे आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उनका विकास में। तो सबसे पहले बात करें सौरसेनी की, तो सौरसेनी में जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती ये सभी आ जाती हैं। अर्धमागधी आपका पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया ये सभी। इसी प्रकार खस में पहाड़ी सौरसेनी से जो है ये प्रभावित है। ब्राह्मण की बात करें तो ये पंजाबी और सिंधी हो जाएगा, और इसी प्रकार महाराष्ट्री जो है वो मराठी हो जाएगा। तो ये जो है वो अपभ्रंश जो है आपके 6 जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी हो जाएंगे। बात करते हैं चलिए आगे, तो राष्ट्रभाषा आंदोलन की बात करें, हिंदी आंदोलन से संबंधित जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं तो आपको संस्थापक सभी का अवश्य पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग हैं। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो कर्नल एच.एस. अलकाट और मैडम ब्लावास्की ये दोनों ही जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1902 में नाम इसका परिवर्तन हो गया था, तो ये जो है वो पंडित दीनदयाल शर्मा संस्थापक हैं, और रामकृष्ण मिशन जो है वो विवेकानंद जो है वो संस्थापक है। इसके अलावा मुख्यालय भी आप देख सकते हैं तो कलकत्ता, बम्बई अड्यार चेन्नई में आता है, और वाराणसी और बेलूर जो है ये सभी हो जाएंगे। और स्थापना वर्ष भी जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपका एसएसटी में भी जो है वो पूछ लिया जाता है, तो दोनों जगह जो है आपका हेल्प करेगा। अब बात करें राष्ट्रभाषा आंदोलन, इसमें हम कुछ गिने चुने ही देखेंगे, जिसमें आपका नागरिक प्रचारणी सभा यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। मुख्यालय जो है इसका काशी वाराणसी में है। स्थापना 1893 में जो है इसकी हुई थी। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो प्रयाग में जो है इसका मुख्यालय है, और 1910 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसमें ऐसे ही ज़्यादा कोई खास नहीं है, परंतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी आपका यूपी टेट में आया था, तो वर्धा में इसका मुख्यालय, और 1936 में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर 2-3 ही थे जो काफ़ी बार जो है वो पूछे जाते हैं। बात करते हैं चलिए अब हम स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर डिवीजन किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए प्रश्न में आपके लिखा होगा कि स्वरों का जो है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी बार हम जो दूसरे आधार पर डिवीज़न किया गया उनको लिख देते हैं, तो आपका गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसके आधार पर डिवीज़न करने पर जो है किस में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मात्रा के आधार पर आप देखेंगे तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लग रहा है, तो इसके आधार पर भी आप इसे जो है समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये सभी मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो डिवीज़न किया गया उसी में जो है वो आते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो है उससे अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, वो दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। प्लुत स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी जो है वो अधिक समय लगता है, या आप देखते हैं किसी को पुकारने में या नाटक के जो संवाद है उसमें इसी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ओम। ओम आप देखते हैं तो ये आपका जो है वो प्लुत स्वर में ही आता है। ह्रस्व स्वर जो है इसको लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार प्लुत स्वर को जो है वो त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और दीर्घ स्वर तो आपको यहाँ पर मैंने बता ही दिया है 2 मात्रा यानी कि द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त स्वर भी लिखे हुए हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो संयुक्त स्वर में आपके ये 4 होते हैं, ए और औ। मिलकर किससे बने होते हैं? आ और ई से ए बना हुआ है, आ और ए से ए बना है, इसी प्रकार आ और ऊ से ओ है, और आ और ओ से ओ जो है वो बना है। इसको याद करने की यहाँ पर आप ट्रिक भी देख सकते हैं। आइए एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, तो आ और ई यहाँ से थोड़ा सा बड़ी ई ध्यान रखिएगा, उससे जो है वो ए साउंड आपका निकल रहा है, उससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और यदि आपको ऐसे याद है तो और भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं जीभ के आधार पर जो वर्गीकरण, ये सभी स्वरों का वर्गीकरण है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वरों का वर्गीकरण अलग है, व्यंजन का वर्गीकरण अलग है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आप इनको भी जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जो ह्रस्व स्वर में उसमें आ ई उ री ये सभी आते हैं, दीर्घ स्वर में बाकी सभी जो है वो जो बचे होते हैं वो आ जाते हैं, और प्लुत स्वर में मैंने आपको ओम एग्जाम्पल बता ही दिया। अग्र स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे कि ये सभी एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। मध्य स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ जो है उसका मध्य भाग काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा। पश्च स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, तो ये सभी एग्जाम्पल हो
जाएंगे, तो इस आधार पर आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब देखें मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर यदि बात करें तो विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ये चार जो है वो मुख द्वार खुलने के आधार पर डिवीजन हो जाएगा। तो विवृत में ओपन आप देख पा रहे हैं, तो बड़ा आ देखिए आपका जो है वो आप स्वयं बोल के देखिए तो आपका मुख जो है वो खुल जाता है, तो उस टाइप से हो जाएगा। अर्धविवृत में हाफ ओपन, तो अ, ए, ओ, तो इनको आप खुद बोल के देखिए तो आपको याद जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अर्धसंवृत में तो ए और ओ हो जाएगा, और संवृत में ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये सभी जो है वो मुख विवर खुलने के आधार पर इनका डिवीज़न हुआ है। अब बात करते हैं कुछ जो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नासिक के जो वर्ण है उसमें इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं यम गणनम ये लिखे हुए हैं, जो कि एक संस्कृत का सूत्र भी है माहेश्वर सूत्रों में, ये सभी जो है आपके आ जाते हैं। इसी प्रकार दंत मूल में आपका रा और ला आता है, दंत में आपका तावर्ग और सा आता है, दंत और ओष्ठ जिसे हम दंतोष्ठ पूरा बोल देते हैं, तो इसमें जो है वो वा आता है। ये प्रश्न आपका बीटीसी में पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ में आपका ऊ और बड़ा ऊ और पावर्ग आता है। ओष्ठ और कंठ जो है इसमें ओ और आ आता है। इसी प्रकार मूर्धा की बात करें तो उसमें री से ऋषि और टा वर्ग और शा आता है। इसी प्रकार तालु की बात करें तो ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और शा आता है। इसी प्रकार कंठ और तालु की बात करें तो ए और ए हो जाएगा, और कंठ की बात करें तो आ, बड़ा आ, अंगा, का वर्ग, हा, ये सभी जो है वो हो जाएगा। संस्कृत के यदि सूत्र आपको याद है तो इन सभी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में सीधा सो इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जयानाम कंठः। तो कंठ में आ, अकुह का आ भी आ जाता है, और कु से मतलब पूरा का वर्ग आ जाता है। इसी प्रकार अकुह विसर्जयाना यानी कि विसर्ग भी इसी में आ जाता है, और ये सभी कंठ यानी कि कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं उसमें जो है वो आ जाता है। अकुह में हा भी आता है, तो ये वाला लास्ट भी हा भी आ जाता है। तो इस टाइप से अगर संस्कृत के सूत्र आपको याद हैं तो आपको और आसानी हो सकती है। बात करते हैं ओठों के आधार पर डिवीज़न किया गया है, तो आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी इस आधार पर किया गया है। तो आवृत्तमुखी यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, और वृत्तमुखी जिनमें जो है वो गोलाकार होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये सभी आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आप स्वयं बोल के देखिए तो आप जो है वो इसी तरीके से पहचान सकते हैं। इसके अलावा हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक और अनुनासिक इन दोनों में डिवीज़न किया गया है। तो बात करते हैं पहले निरनुनासिक, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि। और अनुनासिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे कि अंगा, आहा, ई, ये सभी जो है आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, संख्या इनकी 33 होती है। द्विगुण व्यंजन जो है कौन कौन से, डा और ड़ा। यहाँ से आपका काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, अवश्य ध्यान रखिएगा कौन कौन से द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड़ा और ढा। हाल ही में जो बीटीसी का चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको कहा है ध्यान रखिएगा। जोड़ देने पर इनकी संख्या जो है वो 35 हो जाती है। अब देखिए इनका डिवीज़न समझते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये जो है कुल 25 होते हैं, और इन्हीं में डिवीज़न किया गया है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और ये सभी जो है आपका हो जाएगा। अब समझते हैं इस पूरे चार्ट को। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से, एक अघोष सघोष से और एक अल्प प्राण महाप्राण से। तो देखिए कंठ में यदि बात करें तो कंठ में आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी आ जाएंगे। इसी प्रकार तालव्य में चा, चा, जा, जा, इया, मूर्धन्य में टाठा, डाडा, ला। इसी प्रकार दंत में ता, था, दादा, ना, और इसी प्रकार ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सभी आपके हो जाएंगे। अब आपको ये समझना है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इस प्रकार दूसरा और चौथा वर्ग जो है आपका महाप्राण होता है। तो डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अघोष सघोष की बात करें तो अघोष पहला दूसरा आता है, और तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष आता है। सभी वर्ग का आपको पहला जो वर्ण आप देख पा रहे हैं वो आपको अवश्य पता होना चाहिए, का, चा, टा, ता, पा। इससे आप देखिए जोड़ के तो आपका एक वर्ड बन रहा है का, चा, टा, तप्पा। इस टाइप से आप बोलेंगे बार बार तो कटप्पा जैसा जो है यहाँ पर साउंड आएगा, का, चा, टा, तप्पा। अब जैसे आपको का पता है तो का वर्ग के आगे आप देख लेंगे का, खा, गा, गंगा। इसी प्रकार चा पता है तो चा, 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 इया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये भी आपको सीरियल पता होना चाहिए। इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। तो के, टी, एम, डी, ओ,
KTM DO, इतना ध्यान रखिएगा। K से आपका हो जाएगा कंठ, T से तालु, M से मूर्धन्य, D से दंत और O से ओष्ठ। तो KTM DO और क च ट त प, इस टाइप से आपको पूरा जो है वो चार्ट पता होगा। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप जो है वो लिख लेंगे। आपसे प्रश्न यहाँ से डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं कि जो टा है उसका उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत, इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछ लिया जाए जो झा है ये अल्पप्राण महाप्राण में से किस में आता है, या आपसे पूछ लिया जाए जा जो है वो अघोष सघोष किस में आता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और ये डायरेक्ट डेफिनेशन भी जो है वो पूछी जा सकती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं कुछ और जो व्यंजन है उनकी तरफ। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा, ये चार जो है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म या संघर्षी की बात करें तो शा, शा, सा, हा, ये चार होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ड़ा और ढा होते हैं। और लुंठित की बात करें तो रा होता है। पार्श्विक की बात करें तो ला होता है। ये सभी जो है वो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है इन पर बहुविकल्पी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं स्वरों का। स्टार्टिंग में जो मैंने चार्ट बताया था उसी में से थोड़ा सा उसको कैटेगराइज करके यहाँ पर दिखाया गया है कि कंठ से उच्चारण में यदि स्वरों की बात की है, व्यंजन को हमने देख लिया। स्वरों की बात की जाए तो छोटा आ, बड़ा आ, ये सभी आ जाते हैं। और छोटा बड़ा अंगा आ, ये दोनों भी जो है वो आ जाते हैं। इसी प्रकार तालु की बात करें तो ई, बड़ी ई, ये सभी आते हैं। मूर्धा की बात करें तो री से ऋषि वाला भी आता है। और कंठ प्लस तालु यानी कि कंठ तालव्य, इसमें आपका ए और ए आता है। इसी प्रकार ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ की बात करें तो ओ और औ आता है। और इसी प्रकार केवल ओष्ठ की बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो ये आपको अवश्य ध्यान होना चाहिए क्योंकि व्यंजन तो काफ़ी लोगों को याद होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण काफ़ी बार कंफ्यूज कर देता है। और खासकर ये दो आप जो देख पा रहे हैं, कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु से जिनका उच्चारण हो रहा है, और कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से जिनका उच्चारण हो रहा है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्वरों के वर्गीकरण में जितने भी आपके आ रहे हैं ये आपको सभी जो है वो याद होने चाहिए। बढ़ते हैं चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा विराम चिन्हों के भेद। देखिए विराम चिन्ह BTC DLED का एक फेवरेट टॉपिक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, जो थर्ड सेमेस्टर में जो है वो पेपर देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में विराम चिन्हों से आपको प्रीवियस ईयर में सभी पेपर में कहीं ना कहीं देखने को एक प्रश्न मिल जाता है। तो ये सभी आपको अवश्य पता होना चाहिए। कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने जो विराम चिन्ह है वो 20 जो है वो कुल बताए हैं। मैं यहाँ पर केवल नाम और चिन्ह जो है आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल आप अलग से जो है वो पढ़ सकते हैं यदि आपको नहीं आता है। तो आपका अल्प विराम हो जाएगा, अर्ध विराम अगला हो जाएगा, फिर पूर्ण विराम हो जाएगा। साइड में जो चिन्ह बना है इसको भी देखते चलिएगा। इसी प्रकार प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, आश्चर्य चिन्ह हो जाएगा, इसी को हम विस्मयादि चिन्ह भी जो है वो कहते हैं। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह हो जाएगा जिसे हम डैश कहते हैं, जिसे संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार कोष्ठक हो जाएगा। 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, छोटा बड़ा के आधार पर। अवतरण चिन्ह हो जाएगा इसी प्रकार, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इसी को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार उप विराम अपूर्ण विराम हो जाएगा। इसे जो गुरु प्रसाद हैं वो विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने को भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह ये हो जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लाघव चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर गोला जो है आपका काफ़ी बड़ा बना दिया है, छोटा सा गोला होता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप पंडित लिखते हैं तो पंडित में जो है वो इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं। तो यही आपका लाघव चिन्ह जो है वो होता है। लोप चिन्ह आपका ये हो जाएगा। पाद चिन्ह जो है ये हो जाएगा। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका ये हो जाएगा। पाद बिंदु जो है ये हो जाएगा। इसी प्रकार हंस पद हो जाएगा। कोई चीज़ छूट जाती तो आप ये चिन्ह यूज़ करते हैं। इसी प्रकार टीका सूचक जो है ये चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार 19 नंबर आपका हो जाएगा तुल्यता सूचक, जैसे कि आपने बराबर का चिन्ह देखा होगा, हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। इसी प्रकार 20 नंबर आपका हो जाएगा समाप्ति सूचक, जब हम इस प्रकार से डैश लगाकर जो है वो लिखते हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका संधि का। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। परिभाषा हो जाएगा, दो निकटवर्ती जो वर्ण हैं उनके परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। भेद इसके 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। हम एक आपका क्विक रिवीजन जो है वो करा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सभी नाम जो मैंने बता दिए हैं। बात करते हैं चलिए अब हम शब्द की।
शब्दों का वर्गीकरण जो है वो समझते हैं। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण अलग है, वाक्यों का वर्गीकरण अलग है, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण अलग है, तो तीनों में कन्फ्यूज़न जो है वो ना होइएगा। तो शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसी को स्रोत के आधार पर, उसी को इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपका होता है। तत्सम आपके संस्कृत के शब्द हो जाते हैं, तद्भव आपका हिंदी के शब्द हो जाते हैं। जैसे कि आप तद्भव में आप कपूर कह सकते हैं, उसका तत्सम जो है वो कर्पूर कह सकते हैं। इसी प्रकार देशज हो जाता है, जो आप कह सकते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण यहाँ पर जो है वो प्रचलित हो गए, जैसे कि थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ये सभी आपके देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द आप कह सकते हैं, इन्हीं को विदेशी नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को आगत शब्द के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कह सकते हैं विदेशी भाषा के संपर्क में आए, जैसे कि अस्पताल है, लालटेन है, हॉस्पिटल है, अफसर है, तो ये सभी जो है आपके विदेशज शब्द हैं। अब बात करें दूसरा जो आधार है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों में डिवीज़न किया गया है। ये प्रश्न यहाँ से आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका कह सकते हैं खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो हम कह सकते हैं, और जो अन्य शब्दों के मेल से कह सकते हैं ना बने हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल इसका चावल जो है वो हो जाएगा। अब चावल को आप ब्रेक करके देखिए तो चा और वल आपस में जो है जब टूटेंगे, या चा और वल के अलावा भी आप चाव और अल्लाह तोड़ेंगे, किसी प्रकार से भी आप ब्रेक करेंगे तो कोई सार्थक खंड नहीं होंगे, निरर्थक खंड होंगे। तो ये आपका जो है वो रूढ़ शब्द जो है वो होते हैं। यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक मतलब ही होता है मेल से बना हुआ, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप विज्ञान जो है वो कह सकते हैं, तो वी प्लस ज्ञान आपका इसका जो है वो सार्थक खंड हो जाएगा। सामाजिक, समाज प्लस एक विद्यालय, तो विद्या का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। योग रूढ़ की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना हो शब्द, परंतु प्रयोग जो है वो दोनों शब्दों के अर्थ से कोई तीसरे अर्थ में भिन्न हो या भिन्न अर्थ में प्रयोग हो, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। बहुत ही साधारण सी मैंने आपको परिभाषा बताई कि दो शब्दों से मिलकर तो बना हो शब्द, परंतु जो प्रयोग हो वो दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न कोई शब्द हो। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका पीताम्बर, जलज या लंबोदर, दशानन। अधिकतर आपको बहुब्रीहि समास के उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें रूप या प्रयोग के आधार पर, तो इसमें विकारी और अविकारी जो है वो हो जाएगा। विकारी शब्दों किनको कहते हैं? जिनमें कह सकते हैं लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर रूपांतरण हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कोई सेंटेंस यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है कि लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें यदि आप लिंग परिवर्तन करके देखिए तो क्या होगा, लड़की पढ़ रही है, तो लड़का जो है उसका चेंज हो गया लड़की में, तो ये विकारी शब्द का उदाहरण है कि चेंज हुआ जा रहा है। अविकारी की बात करें जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जैसे कि आज एक ऐसा शब्द है जो आप सेंटेंस में जो है आप लिंग परिवर्तन भी कर दें फिर भी जो है वो आज का आज ही जो है वो यूज़ होगा। तो लिंग वचन के कारक कह सकते हैं विकार जो है वो उत्पन्न ना हो, लिंग वचन या कारक के आधार पर। चौथा है आपका अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपका एकार्थी हो जाएगा, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है, गंगा, राधा, ये सभी। अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि आपका कर जो है उसका अर्थ हाथ होता है, टैक्स भी होता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। समानार्थी शब्द की बात करें तो जिसमें आपके कह सकते हैं समान अर्थ होते हैं, जैसे कि हम पर्यायवाची जिन्हें कहते हैं, आकाश का नभ, गगन, आसमान, ये सभी होता है। विलोम की बात करें तो विलोम जैसे कि जय का विलोम, पराजय हो गया, पाप का पुण्य हो गया, तो ये सभी जो है वो हो जाएंगे। तो ये कुल 4 जो है वो आधारों पर डिवीज़न किया गया है शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके अलावा अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को वॉच करें और जो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद है वो जो है वो पूरा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। बढ़ते हैं चलिए अब सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम के जो है कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल जो है वो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये सभी आ जाएगा। मध्यम में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष में ये, वह, ये लोग, ये सभी आ जाएगा। निश्चय में
निकटवर्ती है तो यह या ये, दूरवर्ती है तो वह और वे। अनिश्चय जब हो तब प्राणिबोधक के लिए कोई, वस्तुबोधक के लिए कुछ, ये सभी जो है आपका आ जाएगा। देखिए यहीं से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ रही कि निश्चय निश्चित किसी हम व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके कहते हैं कि ये या वो, और अनिश्चय में कहते हैं कोई या कुछ। तो इस आधार पर आप डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। संबंध वाचक में आपका जो सो आता है कि जो जागेगा सो पाएगा, इस टाइप से आप देखते हैं। प्रश्नवाचक में प्राणिबोधक कौन कौन, इस टाइप से। वस्तुबोधक क्या या क्या, इस टाइप से। और निजवाचक में जो है आपका आप जो है वो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रस की। रस जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो है वो अंग होते हैं। स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव की संख्या की बात करें तो 9 है, पर बाद में आचार्य जो है उन्होंने 2 और रसों की बात की है, एक वात्सल्य और एक भगवत विषयक। तो इस तरह स्थायी भाव की संख्या जो है वो 11 हो जाती है। विकल्प यहाँ पर लिखा है कि 9 और 11 दोनों यदि हों तो 9 का ही जो है वो चयन करें, क्योंकि जो मेन होते हैं वो आपके 9 ही जो है वो होते हैं। यहाँ से आपकी कन्फ्यूज़न भी जो है वो दूर हो गई। अब बात करते हैं सभी के स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी भाव आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, अद्भुत का जो रस है उसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय, शांत रस जो है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या निवृत्ति, भक्ति रस जो है उसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति अनुराग। हास्य रस की बात करें तो उसका स्थायी भाव हास हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव भय, विभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा, और वात्सल्य रस जो है उसका स्थायी भाव वात्सल्य रति जो है वो हो जाएगा। तो देखिए स्थायी भाव जो है आपको सभी के पता होना चाहिए, अंदर की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्विक रिवीजन करा रहे हैं तो अंदर का डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, आप उसको थोड़ा बहुत अलग से जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे पहले आपने पढ़ी अवश्य होंगी। देखिए ऊपर हमने बात किया था स्थायी भाव के बारे में, अब बात करते हैं विभाव के बारे में। तो विभाव की बात करें तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव या जन्म देने वाले कारक जो है वो कहते हैं। तो विभाव के बारे में ये हो जाएगा। आगे जो ये अनुभव और संचारी भाव दे रखा है इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बढ़ते हैं रस संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। कौन कौन से? कि श्रृंगार रस जो है उसको रसराज या रसपति के नाम से भी जाना जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो शांत रस जो है उसको नहीं गिना जाता है। भरत मुनि जो है उन्होंने रसों की संख्या जो है वो 8 बताई है। इसके अलावा श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होता है। रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। मूलतः नवरस ही जो है वो माने भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर 9 रस जो है आपके होते हैं। तो रसों का हमने जाना, अब बढ़ते हैं हम छंद की तरफ। देखिए छंद भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और अलंकार जो है और उसका बाकी बचा जो पार्ट आप कह सकते हैं वो हम सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। तो छंद की बात करें तो इसमें आपका पाद या चरण या पद होते हैं, वर्ण और मात्रा होती है, और संख्या और क्रम होता है। तो इसके अलावा जो संख्या या क्रम है उनको डिवीज़न किया गया है, तो गण, गति, यति या विराम और तुक, इन आधार पर जो है वो डिवीज़न किया गया है। ये आपको चार्ट पता होगा, तो यदि छंद पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पर ये लिख देंगे, तो वो आपके लिए जो है वो काफ़ी होगा। छंद के भेद की बात करें, ऊपर हमने छंद के अंग की बात की, दोनों में डिफरेंस देखिए। अंग यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपको ये लिखना है। काफ़ी बार अंग वर्ड देखकर छंद के प्रकार ही आप लिख देते हैं तो गलती हो जाती है। अंग अलग हैं और भेद अलग हैं। छंद के भेद होते हैं मुख्यतः 3: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब देखिए वार्णिक छंद में आपका सम, अर्धसम और विषम ये तीनों आते हैं। मात्रिक में आपका सम, अर्धसम, विषम ये तीनों आते हैं। और इसके अलावा सम में आपका साधारण दंडक, जिसमें 26 वर्ण तक 26 वर्ण से अधिक जो है आता है। इसी प्रकार सम में इधर भी साधारण और दंडक, इसमें भी 32 मात्रा तक और 32 वर्ण मात्रा से अधिक जो है इसमें आते हैं। अब बात करें जहाँ से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सम मात्रिक जो छंद हैं उसमें आते कौन कौन से हैं। तो चौपाई आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। सम मात्रिक यानी समान मात्राएं, बाकी ये सभी आपके इतने कोर्स में नहीं है। रोला आप ध्यान रखिएगा 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। गीतिका जो है इसमें 26-26 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार हरि गीतिका में जो है वो 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो ये 4 आप ध्यान रखिएगा, चौपाई, रोला,
गीतिका और हरि गीतिका, ये चारों जो है आपके सममात्रिक छंद में आते हैं। बात करते हैं अर्धसममात्रिक छंद में। अर्धसममात्रिक छंद में क्या होता है कि सभी चरणों या चारों चरणों में मात्रा समान नहीं होती हैं। विषम चरण, सम चरण, इसके आधार पर मात्राएं होती हैं। जैसे कि बरवे की बात करें तो विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा की बात करें तो विषम चरण में 13 और सम चरण में जो है वो 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करें तो ये दोहे का उल्टा हो जाएगा। दोहे का उल्टा यानी कि इसमें विषम चरण में 11 और सम चरण में जो है वो 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार उल्लाला की बात करें तो विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 जो है मात्राएं होती हैं। तो दोहा, सोरठा और जो ऊपर हमने देखा चौपाई, ये सभी जो मेन है उनको जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चलिए अब आगे। अगला और लास्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में चारों चरण में मात्राएं बराबर हैं। अर्ध सम में सम विषम दोनों है और विषम मात्रिक छंद में जो है ये दोनों ही जो ऊपर हमने सीरियल देखे वो फॉलो नहीं करते हैं। तो दो आपके मेन है, एक कुंडलिया और एक छप्पय। कुंडलिया जो है आपका किससे किससे मिलकर बना होता है? दोहा और रोला से। ध्यान रखिएगा, दोहा और रोला से मिलकर बना होता है कुंडलिया। इसके अलावा जो छप्पय है वो रोला और उल्लाला से मिलकर जो है वो बना होता है। तो रोला में जितने जो है आपके मात्राएं चरण होती हैं वो हो जाएंगी, उल्लाला में जितनी होती है वो हो जाती हैं, उन दोनों से मिलकर जो है वो बना होता है। इसीलिए ये जो है वो विषम मात्रिक छंद जो है वो कहे जाते हैं। क्या होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आप देखते हैं कोई वाक्य होता है उसकी शोभा बढ़ा देते हैं अलंकार, तो इस टाइप से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक आधुनिक या इसे हम पाश्चात्य अलंकार के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार यानी शब्द पर आश्रित अलंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार अर्थालंकार। इसी प्रकार आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार जो है वो हो जाएंगे। शब्दालंकार के भेद की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। यहाँ पर कुछ अलंकार की हम बात करेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अलग से जो है वो पढ़ सकते हैं। डिटेल में सभी के बारे में आपको जानना है। तो अनुप्रास अलंकार जैसे कि जानते हैं आप कि व्यंजन वर्णों की जहाँ पर आवृत्ति बार बार होती है या व्यंजनों की आवृत्ति आप कह सकते हैं बार बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो होता है। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं जैसे कि बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुरास सुरचि सुबास सरस अनुरागा, ये जो है वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार को बताने से पहले मैं बताऊं तो अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, एक छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। नाम आपको पता होना चाहिए, डिटेल में इतना नहीं आपसे जो है वो पूछा जाएगा। यमक अलंकार की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो बिहारी का जो है ये दोहा है प्रसिद्ध, और इसमें आप देख रहे हैं कनक कनक जो है शब्दों की आवृत्ति हुई है, अर्थ दोनों के अलग अलग हो, यही आपका यमक अलंकार जो है वो होता है। यहाँ पर जो कनक आप देख पा रहे हैं, एक का अर्थ हो जाएगा सोना, दूसरे का अर्थ हो जाएगा धतूरा। बात करते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। तो ऐसा अलंकार जिसमें कह सकते हैं कोई शब्द एक ही बार जो है वो प्रयोग हुआ हो, परंतु उसका जो है प्रसंग भेद में अर्थ जो है वो अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए बहुत ही फेमस जो है ये दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो रहीम का जो है ये दोहा है। तो यहाँ पर आप जो पानी देख पा रहे हैं उसका मोती के प्रसंग में जो है वो चमक अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार मानुष के जो है वो प्रसंग में प्रतिष्ठा, इस पानी का अर्थ यहाँ पर निकलेगा, और इसी प्रकार चून का जो है वो जल जो है वो हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया कि कोई शब्द एक ही बार जो है वो प्रयुक्त हुआ हो, परंतु भिन्न भिन्न प्रसंग में जो है उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। एक एक एग्जाम्पल भी लगभग आपको आना चाहिए कि यदि आपसे डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली गई तो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार की बात करते हैं तो कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अलग अर्थालंकार में आते कौन कौन से अलंकार? तो उपमा अलंकार हो गया, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अनियोक्ति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दीपक है, विभावना है, इसी प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा है, विरोधाभास है। तो यहाँ पर मैंने सभी लगभग जो है आपको नाम जो है वो बता दिए, बाकी डिटेल में इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं 4 पॉइंट बता देता हूँ।
उपमेय अलंकार जो है होता क्या है, भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन के अंतर्गत उपमा के 4 अंग होते हैं, जिसमें आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आते हैं। तो ये होते क्या हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमेय की बात करें तो जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख जो है वो उपमेय हो जाएगा। उपमान की बात करें तो वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए वो जो है वो उपमान कहलाता है। उपमेय उपमान में यहाँ से आपको डिफरेंस भी समझ में आया है। और यहाँ पर अप्रस्तुत या कह सकते हैं इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद जो है वो उपमान है। साधारण धर्म की बात करें तो उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो साधारण धर्म कहलाता है। इस उदाहरण में सुंदर जो है वो साधारण धर्म को बता रहा है। वाचक शब्द की बात करें तो जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे कि सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान, ये सभी जो है वो वाचक शब्द जो है वो कहलाते हैं। देखिए वाचक शब्द भी होता है, इसी को हम बोधक शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, मनो, मानो, मनहु, जानू, जानो, जनहो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके बोधक शब्द भी कह सकते हैं, वाचक शब्द भी कह सकते हैं। वो सभी पहचान को दर्शाते हैं कि आपने कहीं देख लिया, कोई आपकी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं तो इसी से आप उसे वहाँ पर पहचान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब थोड़ा सा प्रश्न उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न के आधार पर कुछ टॉपिक और कवर करते हैं, जैसे कि जीवन परिचय भी आपके कोर्स में। तो कबीर का जीवन परिचय जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो कबीरदास की बात करें तो हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों जो हैं उनमें परस्पर मतभेद है। तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जो जन्म है वो संवत 1455 में वाराणसी में और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में जो है वो हुई थी। सूरदास की रचनाओं का परिचय दीजिए। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनकी जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर में बात करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो लीला है उनका जो है वो गेय पदों में वर्णन किया गया है। सूरसारावली की बात करें तो ये सूरसागर जो है उसका सार रूप है। साहित्य लहरी की बात करें तो 118 पदों का जो है ये संग्रह है। एक एक लाइन ही आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तुलसीदास की रचनाओं को हम ट्रिक से भी आपको बता चुके हैं। 2 कवि राह में गीत गाते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यदि आपने ट्रिक नहीं देखी होगी तो दोबारा से जो है आप देख लेंगे। 2 कवि राह में गीत गाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी सभी रचनाएं आ जाएंगी। किस प्रकार, 2 से हो जाएगा दोहावली, कवि से हो जाएगा कवितावली, रा से हो जाएगा रामचरितमानस, गीत से हो जाएगा गीतावली। इसी टाइप से जो है आप सारी याद रख सकते हैं जो मेन है। बाकी किस प्रकार से और जो है वो डिवीज़न किया गया है तो प्रबंध काव्य में जो है वो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लला, नहुछु, ये सभी आ जाती हैं। मुक्तक काव्य में कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ये सभी आ जाती हैं। और इसी प्रकार गीति काव्य में गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये भी जो है वो आ जाती हैं। 2 कवि में जो वी था इससे जो है वो विनय पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका अगला कि जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृतियाँ हैं उनके नाम लिखिए। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं काफ़ी बार पूछी जाती हैं और जयशंकर प्रसाद के अलावा भी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम ट्रिक से ऑलरेडी याद करा चुके हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, यदि आपने नहीं देखी है रचनाओं की तो आपको अवश्य देखना चाहिए। आपको ये सभी रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके रचनाओं ट्रिक से इस टाइप से जो है वो देखना है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको ना मिले तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर दिएगा कि बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं ट्रिक, इस टाइप से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर इन सभी की याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको मिल जाएगी। उनको अवश्य देख लीजिएगा, आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगी।
बात करते हैं इस उत्तर की, तो कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधाएं जो है वो प्रसाद जी की लेखनी स्पर्श से कंचन जो है वो बन गए। सभी विधाओं में प्रसाद जी जो हैं उन्होंने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का सृजन किया है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट रचनाओं की तरफ बात करते हैं तो काव्य में कानन कुसुम, करुणालय, इसी प्रकार महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। ऊपर एक और प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, तो कामायनी जो है वो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। तो मुहावरों की बात करें तो मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बातचीत। मुहावरा जो है वो सहज तथा नैसर्गिक होता है। इनका रूप जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरों से प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर जो मुहावरा है उसका सौंदर्य और भाषागत जो अर्थ है वो नष्ट हो जाता है। बात करते हैं लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति प्रायः किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती है और जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करती है। साधारण बोलचाल की भाषा में लोकोक्ति जो है उनका प्रयोग अधिक जो है वो होता है। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। बात करते हैं एक प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाक्य जो है उनमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग संक्षिप्त तथा सटीक भी जो है वो होना चाहिए ताकि वाक्य जो है उसका सौंदर्य जो है वो ना बिगड़े। अब बात करते हैं लोकोक्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो धार्मिक लोकोक्तियाँ होती हैं इस वर्ग के अंतर्गत धर्म, ईश्वर, भाग्य, कर्म, लोक विश्वास, आचार विचार, शकुन अपशकुन, भक्ति, वैराग्य, पौराणिक कथाओं से संबंधित जो लोकोक्तियाँ हैं वो आती हैं। नीति विषयक लोकोक्तियों की बात करें तो इसमें क्या होती हैं, अर्थनीति, मैत्री के सिद्धांत, राजनीतिक, परोपकार, आदर्श जीवन आदि से संबंधित लोकोक्तियाँ आती हैं। सामाजिक लोकोक्तियों की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत समाज के जो सामान्य चित्रण हैं, व्यक्ति चित्रण हैं, सृष्टि के मानव और मानवेतर प्राणियों और पदार्थों, जाति व्यवस्था यानी समाज पर आधारित लोकोक्तियाँ आती हैं। और वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लोकोक्तियों की बात करें तो इसमें मौसम संबंधी, कृषि संबंधी, इसी प्रकार फलन, कृषि में सहायक पशु, सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वाक्यों के भेद के बारे में। स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला जो पार्ट था वहाँ पर हमने वर्णों के भेद जाने थे कि किन किन आधार पर होता है, शब्दों के भेद जाने किन किन प्रकार से होता है। अब हम बात कर रहे हैं वाक्यों के, तो सभी में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। शब्दों का जो डिवीज़न किया गया है वो वाक्यों में ना लिख दीजिएगा, वाक्यों का शब्दों में ना, क्योंकि लगभग एक जैसा जो है वो लगता है। तो बात करें वाक्यों के भेद, तो ये जो है वो दो आधारों पर हम कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये जो है वो कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है विधानवाचक, इंग्लिश में हम इन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, तो ये सभी असर्टिव सेंटेंस या विधानवाचक वाक्य हो जाएंगे। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, जिसमें सभी में नहीं लग गया वो अपने आप में निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश टर्म लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, हिंदी के पेपर में आपको हिंदी का ही जो है वो लिखना है। ये केवल और केवल आपको समझने के लिए जो है वो लिखा है, क्योंकि आपने निगेटिव सेंटेंस अवश्य सुना होगा, निषेधवाचक हो सकता हो ना सुना हो। अगला है आज्ञावाचक, जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश इन सभी का ज्ञान होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बाजार जाकर फल ले आओ, आज्ञा है। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, ये सभी आज्ञावाचक हो जाएंगे। प्रश्नवाचक बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, ये सभी प्रश्नवाचक हो जाएंगे। इच्छावाचक बात करें तो इलेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष और शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो,
आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर सभी आप इच्छावाचक वाक्य देख सकते हैं। संदेहवाचक की बात करें तो सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर तुम हमें क्या मालूम, इसी प्रकार हो सकता है राजेश आ जाए, सभी संदेहवाचक। इसी प्रकार विस्मयवाचक हो जाएगा जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी आप जो है वो इसकी पहचान के रूप में देख सकते हैं। अगला है आपका संकेतवाचक, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य तुम सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। ये सेंटेंस भी काफ़ी बार ऐसा होता है, दिया होता है और पूछा जाता है ये किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन में आपको जो है वो जो वाक्यों के प्रकार हैं वो जो है वो दिए होंगे, आपको पहचानना होता है। तो प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमने तो ऊपर जाना, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि रचना के आधार पर यदि पूछा जाए तब अलग लिखना है, अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो अलग लिखना है, और यदि डायरेक्ट लिख दिया जाए कितने भेद होते हैं तो दोनों का नाम लेके आपको लिखना है कि अर्थ के आधार पर इतने होते हैं, रचना के आधार पर इतने होते हैं। ज़्यादा आपको बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, नाम भी आप लिख देंगे। यदि लघु में प्रश्न पूछा गया तो एक आधा लाइन या एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं रचना के आधार पर। तो सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी इन्हीं को कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी इन्हीं को कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और इसी प्रकार मिश्रित वाक्य जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए तीनों के बारे में जान लेते हैं। सरल वाक्य की बात करें तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जो होते हैं उनमें एक ही समापिका क्रिया, करता है, किया, करेगा आदि होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। तो सिंपल सा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही। चलिए बात करते हैं आगे संयुक्त वाक्यों के बारे में जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इनमें क्या होता है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य जो है वो कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस भी आपको यहाँ से पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि इंग्लिश में भी जो है ये पोर्शन आपका आता है। तो ये भी आपको एक नॉलेज यहीं साथ ही में हो रही है कि यदि आपको सेंटेंस पहचानना हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हो तो आप जो है वो पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वह सुबह गया और जो है वो शाम को लौट आया। तो और जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 या 2 से जो अधिक सरल वाक्य हैं वो योजक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि पर आया है, इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं किंतु आया है, ये सभी पहचान को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य जो है वो आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो। गौड़ हम कहते हैं सेकेंडरी को। तो और ये जो है आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, तो, यद्यपि या तथापि आदि से मिश्रित या मिले जुले हैं उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके अलावा इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी होती हैं। एग्जाम्पल देखें जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसमें जो है एक आपका मुख्य वाक्य हो जाएगा और जो है वो अन्य आश्रित जो है वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। वाक्य के यदि अंग पूछे जाए, अभी तक हम देख रहे थे भेद,
अंग और भेद में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी अंग मैंने जो है वो बताए थे जब ऊपर हम टॉपिक की बात कर रहे थे। तो वाक्य के अंग यदि आपसे पूछे जाए तो आप वाक्यों के प्रकार ना लिख दीजिएगा। वाक्यों के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, तो ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं जो रेड कलर से आप हाईलाइट देख पा रहे हैं। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। सब्जेक्ट हमने समझा। बात करते हैं दूसरा अंग विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। विधेय की बात करें तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वो सभी विधेय कहलाता है। तो इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि कर्ता यानी कि जो ऊपर हमने देखा सब्जेक्ट, उसको आप अलग कर रहे हैं एक सेंटेंस से, तो बाकी जो कुछ बचा है वो सभी आपका विधेय में आ जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, औपचारिक और अनौपचारिक कथन में अंतर क्या होता है। तो औपचारिक कथन की बात करें तो इनका संबंध भावनाओं से होता है। इनका संबंध ये मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। ये इच्छा ना होने पर भी बोले जाते हैं, ये स्वेच्छापूर्वक बोले जाते हैं। ये शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं, ये यथार्थ से प्रेरित होते हैं। ये कथन संक्षिप्त और निश्चित होते हैं, ये कथन अनिश्चित होते हैं। ये कथन परिस्थिति की सीमा से बंधे होते हैं, ये परिस्थिति से मुक्त होते हैं। इनके पीछे नैतिक व्यवस्था होती है और ये जो है वो यथार्थ पर आधारित होते हैं। तो ये जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक कथन में अंतर हो जाएगा। बात करें आगे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो की थी। और ये शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ था। 28 दिसंबर 1921 को जो है विश्व भारती को सौंपा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बाकी इनकी लाइन जो है यहाँ पर लिखी हुई है। अगला है मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था। तो असली नाम इनका जो है वो धनपत राय था। हमारे जनगण मन अधिनायक जो है किसने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। तो गीतांजलि में जो है वो प्राप्त हुआ था। और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए ये प्रश्न है, आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था वो किस वर्ष में जो है वो प्राप्त हुआ था। वो आपको सन ईयर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। यदि आपको नहीं पता है तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए, क्योंकि सर्च करने मात्र से भी काफ़ी चीज़ें आपको याद होती हैं। पढ़ते हैं आगे। तो प्रेमचंद जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो मर्यादा तथा माधुरी का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को काशी नागरी प्रचारणी सभा से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कौन कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से आचार्य की और हिंदी साहित्य सम्मेलन से जो है वो वाचस्पति की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई थी। अगला है, बाबू गुलाब राय जो है उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो साहित्य संदेश का जो है वो उन्होंने किया था। अगला है, मौखिक जो अभिव्यक्ति हैं, किस प्रकार हम अपने जो विचार हैं उनको मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी लेख कथन, ये सभी जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे। लिखित अभिव्यक्ति की बात करें तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन इत्यादि ये सभी लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखित माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने के साधन जो है वो हो जाएंगे। और वहीं से आप दोनों में डिफरेंस यदि पूछा जाएगा तो भी जो है आप लिख सकते हैं। बात करते हैं कुछ रचनाओं की। तो आदिकाल, ये जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, इनकी रचनाओं की बात करें तो खुमान रासो जो है दलपति विजय जो है उनकी रचना है। बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल की जो है वो रचना है। हमीर रासो की बात करें तो सारंगधर की रचना है। परमाल रासो की बात करें तो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रबरदाई की रचना है। विजयपाल रासो की बात करें तो नाल सिंह की रचना है। कीर्तिलता की बात करें तो विद्यापति की रचना है। और संदेश रासो की बात करें तो अब्दुल रहमान की जो है वो रचना है। तो ये सभी आदिकाल या वीर गाथा काल की जो है वो रचनाएं हैं। इसके अलावा मृगावती भी कुतुबुन की जो है वो रचना है।
भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल की बात करें तो उसमें कबीरदास की जो है वो साखी बीजक हो जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा हो जाएगी। इसी प्रकार सूरदास की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये हो जाएंगी। ये सभी जो है वो भक्तिकाल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, वो सभी जो है वो रचनाएं हो जाएंगी। बात करते हैं रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल की। देखिए रचनाएं बहुत सी हैं, यहाँ पर कुछ मैंने गिनी चुनी ही जो है वो ली हैं, वही जो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो केशव दास की बात करें तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये सभी जो है वो केशव दास की हैं। और ये सभी जो है वो रीतिकाल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं, उनकी रचनाएँ हैं। इसी में ही सतसई जो है बिहारी की, भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर और छत्रसाल दशक जो है ये सभी रचनाएं हो जाएंगी। बात करते हैं चलिए अब आधुनिक काल की, जिसे हम भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। तो भारतेंदु काल से ही आप समझ सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, इसी प्रकार सारी रचनाएं हो जाएंगी। रचनाओं को याद करने की भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। विजय पताका भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, तो इसमें जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं आ जाएंगी। इसी प्रकार बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, वैदेही वनवास आ जाएगी। इसी प्रकार इन्हीं की प्रिय प्रवास और रस कलश भी आ जाएगी। देखिए रचनाएं यहाँ पर गिनी चुनी लिखी हुई हैं, परंतु इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा जो कवि लेखक है वो किस काल से संबंधित है, ये जो है महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो साकेत, भारत भारती, ये सभी रचनाएं इनकी जो है वो आ जाएंगी और ये भी जो है वो इसी से संबंधित हैं। आधुनिक काल की बात करें तो इसमें छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जो है इसमें आते हैं और इनकी सभी रचनाएं जो है इसमें ही आ जाएंगी। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो हैं वो इसी में आते हैं आधुनिक काल में, उनकी भी सभी रचनाएं आ जाएंगी। सुमित्रानंदन पंत भी इसी में आते हैं, तो उनकी भी सभी रचनाएं आ जाएंगी। इसी के अलावा महादेवी वर्मा भी जो हैं इसी में आती हैं, तो वो भी जो हैं आ जाएंगे। बात करें आधुनिक काल जिसमें प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता ये सभी आता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनकी सभी रचनाएं इसी में आ जाएंगी। तो ये सारी रचनाएं जो है इसी प्रकार आ जाएंगी। तो देखिए रचनाएं और कवि बहुत से हैं, परंतु जो मेन थे वो सभी जो है मैंने आपको बता दिए किससे संबंधित हैं, और रचनाएं आपको मैंने बता दी कि ट्रिक वाली जो है आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए बात बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य की बात करें तो विराम इत्यादि जो नियम है उनका पालन किया जाता है गद्य में, पद्य में जो है वो नहीं किया जाता है। गद्य की बात करें तो उसमें लय का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, पद्य में जो है वो गति और लय की विशेष भूमिका होती है। पद्य जो है आप देखते हैं कविताएं जो होती हैं सभी जो हैं पद्य में ही आधारित होती हैं। गद्य में आप कह सकते हैं जो निबंध वगैरह टाइप के जो चैप्टर होते हैं वो सभी आपका गद्य में आता है, तो उस आधार पे आप दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं कि गद्य में छंद का कोई उपयोग जो है वो नहीं होता है, परंतु पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो कविताएं होती हैं उसमें गति होती है, लय होती है, जैसे कि कोई वीर रस वाली कविताएं तो हम उसको उस प्रकार से पढ़ते हैं, कोई करुण रस वाली तो उसको उस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इस आधार पर दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले और लास्ट पेज की तरफ। अगला लास्ट पेज है वाचन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें, क्योंकि जितने से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं मुझे भी अच्छा लगता है उतना ही जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं सस्वर वाचन और मौन वाचन में डिफरेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, परंतु हम यहाँ पर सबसे पहले प्रकार की बात कर लेते हैं। तो सस्वर वाचन जो है वो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन दो प्रकार के होते हैं। आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन जो है वो छात्र के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं आदर्श वाचन की। तो आदर्श वाचन भी दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत वाचन और एक समवेत वाचन। समवेत वाचन जो है वो सामूहिक होता है, व्यक्तिगत से आपको समझ में आ रहा है व्यक्तिगत रूप से होता है। बढ़ते हैं मौन वाचन की तरफ। तो मौन वाचन दो प्रकार का होता है, एक द्रुत वाचन और एक गंभीर वाचन। द्रुत वाचन की बात करें तो सीखी गई जो भाषा है उसका अभ्यास होता है, इसमें अवकाश का जो है वो सदुपयोग होता है। इसी प्रकार गंभीर वाचन की बात करें तो भाषा पर इस पर अधिकार होता है जब हम किसी चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं, और विषय पर भी अधिकार होता है जब हम गंभीर अध्ययन करेंगे तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग में एकदम कह सकते हैं बैठ जाती है। अब दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन में 5 डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। सस्वर वाचन बोलकर होता है, मौन वाचन चुपचाप होता है। सस्वर वाचन जो है उससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है,
और मौन वाचन में जो है वातावरण शांतिमय हो जाता है। सस्वर वाचन में उच्चारण शुद्धि के लिए होता है, ये जो है वो विषय वस्तु ग्रहण के लिए होता है। सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है और मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए होता है। दोनों में देखते भी आप छोटे बच्चों में ABCD चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाई जाती हैं, जबकि उच्च कक्षाओं में आप लाइब्रेरी में जो है बच्चे देखते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। इसी प्रकार लास्ट अंतर हो जाएगा, सस्वन वाचन जो है पद्य जो है उस पर आधारित होता है और मौन वाचन जो है वो गद्य पर आधारित होता है, क्योंकि कविताएं छोटी होती हैं, उनको बोल बोल कर पढ़ाया जा सकता है, परंतु गद्य जो है काफ़ी लेंदी होते हैं, तो उनको मौन वाचन में ही आप जो है वो अधिकतर देखते हैं। तो इसी के साथ सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, उसको देखते हैं, पर उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। लोकायतन के रचनाकार जो है वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत पहला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद दूसरा ऑप्शन, प्रेमचंद जी तीसरा ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी चौथा ऑप्शन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था एक्चुअल में हमने प्रीवियस ईयर से उठाया है, सबसे लेटेस्ट में जो आपका 23 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इससे आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि कैसे आपके प्रीवियस ईयर में रचनाएं भी जो है वो पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।